तो आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी की अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों एसएससी एमटीएस की अभी तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं, देखा जाए दिवाली से पहले पहले जितनी भी शिफ्ट हुई, उन सभी शिफ्ट्स का निचोड़ साथियों मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उन बच्चों के लिए जिनका पेपर साथियों अब है, यानी कि दिवाली के बाद। तो ये पेपर साथियों पूरी तरीके से दो भागों में बढ़ चुका है। एक तो दिवाली से पहले वाली सभी शिफ्ट और दिवाली के बाद अब वाली साथियों जितनी शिफ्ट हैं, ये उन पर भारी पड़ेगा साथियों ये एक पूरा मॉडल पेपर। तो मैं कहूंगा इसमें मैंने साथियों कुछ नहीं छोड़ा है, सब कुछ कवर किया है आज की इस वीडियो में। तो मेरा मानना है कि अगर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, एसएससी एमटीएस में फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो का, इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सब कुछ देखेंगे, पूरे सिलेबस को, सभी सब्जेक्ट्स को। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, और बहुत तेजी वाली ये क्लास है, देखिए सुपर फास्ट तरीके से क्लास को खत्म करेंगे। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश नीति ने लोगों को जलियांवाला बाग अमृतसर में एकत्रित होने के लिए विवश किया था? तो मैं कहूंगा साथियों रॉलेट एक्ट की वजह से सभी लोग अमृतसर में जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे, इसलिए राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर ए, तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, गांधी जी ने किस एक्ट या किस अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला लिया था? तो मैं कहूंगा अभी मैंने आपको बताया था साथियों, रॉलेट एक्ट जो 1919 में हुआ था, इसके खिलाफ कौन थे? महात्मा गांधी जी थे साथियों, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे? तो इनका नाम साथियों लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के अंतिम गवर्नर जनरल यही थे, लॉर्ड कैनिंग, और यही प्रथम वायसराय कहलाए भारत के। बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे? तो दादा भाई नौरोजी की अगर बात करें, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। उसके बाद देखिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? पहली अनुसूची की बात चल रही है। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्रदान की गई है? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 123 आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर साथियों अनुच्छेद 360 के साथ जाना चाहिए, यानी कि वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया? तो मैं कहूंगा 1968 में साथियों पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में पेश किया गया। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे अनुच्छेद 243 सी ये किससे संबंधित? ये बार बार सवाल आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे साथियों अनुच्छेद 243 का सी ये पंचायतों की संरचना से संबंधित है। उसके बाद देखिए सत्यमेव जयते उद्धरण भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर देवनागरी लिपि में अंकित है, यह उद्धरण कहां से लिया गया है? तो मैं कहूंगा ये तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि ओस बनता है, तो ओस की अगर बात करते साथियों ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही, पहला पढ़ा और पहला ही बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ओस जो बनता है वो ठंडे सतह पर आर्द्र वायु के संघनित होने से बनता है। अगला सवाल है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई थी? तो साथियों यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं स्वेज नहर की, तो ये कहां पर है आपसे पूछा जा रहा है? मैं कहूंगा ये मिस्र देश में है, ठीक है ना। अगला सवाल है, कह रहे कि मणिपुरी मार्शल आर्ट की एक शैली है, तो आपसे कुल मिला के पूछा यह जा रहा है कि अगर बात करते हैं साथियों जो थांग ता है ना, ये मणिपुर मार्शल आर्ट की एक शैली है। राइट आंसर आपका बी के साथ जाएगा। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए पहले इसको याद कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। करेंगे बुकर पुरस्कार विजेता उस पुस्तक के नाम की पहचान करें जो दो जुड़वा भाइयों की कहानी बताती है और साथ ही इस बात का वर्णन करती है कि लोगों के जीवन व व्यवहार में छोटी छोटी चीजें कितना बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो ये
सवाल अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए और मैं कहूंगा आएगा आपके एग्जाम में, तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स आपको बतला देना है। बस मेरी इतनी सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो इनका नाम साथियों हैदराबाद के ये निजाम थे, इनका नाम निजाम था, जो कि सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के शासक थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है और पूछा जाएगा, कह रहे कि एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 का तात्कालिक कारण बना था? तो मैं कहूंगा साथियों हेनरी हार्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों अभी हम लोग यहां पर इंग्लिश देखेंगे। इंग्लिश के कितने क्वेश्चन देखेंगे साथियों? मैं कहूंगा इंग्लिश के पूरे 25 सवाल देखेंगे, और उसके अलावा अगर बात करते हैं साथियों रीजनिंग देखेंगे, और उसके अलावा साथियों मैथ को भी देखेंगे। चलिए, तो पूरे आपके पेपर को हल करने के लिए ये समझ लीजिए साथियों जिम्मेदारी मैंने उठा ली है, तो इस क्लास को पूरा वॉच कीजिए, ठीक है ना। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की थी, जिसके कारण 1857 की शुरुआत हुई थी? तो मैं कहूंगा साथियों इसमें किसका हाथ था? मंगल पांडे जी का हाथ था। राइट आंसर आपका सी हो जाता है। 1857 के विद्रोह, जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी जाना जाता है, ये किसके बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो कहां भेज दिया गया था? बर्मा भेज दिया गया था। या आप लोग ध्यान रखेंगे, राइट आंसर डी के साथ जाएगा। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित है बताइए? तो मैं कहूंगा साथियों इनका संबंध जो है ना, ये श्रीरंगपट्टनम से। कहां से इनका संबंध है? श्रीरंगपट्टनम से साथियों इनका संबंध है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, कह रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी, करंट अफेयर का सवाल है, ठीक है। तो 5 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल आप लोग देख लीजिए जरा। कह रहे कि राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक के अतिरिक्त प्रभार का पद पर नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया है? प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, कह रहे कि इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव के नए अध्यक्ष के रूप में साथियों किसे नियुक्त किया गया है? तो दिलीप संघानी को नियुक्त किया गया है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, विजया भारती सयानी को ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे। किसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है साथियों? कमल किशोर सोन को ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। आप सभी लोगों को यहां पर याद रखना है। उसके बाद देखिए, इसके बाद साथियों इंग्लिश के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जो कि आप डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखेंगे। चलिए, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार जो बने हैं वो साथियों कौन बने? तो इनका नाम सौम्या स्वामीनाथन है, और यही राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किए गए हैं। बात आप लोग साथियों याद रखेंगे। चलिए भाई, तो अब आपके यहां पर फेवरेट साथियों इंग्लिश के क्वेश्चंस आप लोग देख लीजिए। तो कैसे आपकी शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इंग्लिश के, ये अब मैं आपको साथियों बताऊंगा। देखिए, यहां पर साथियों खाली जगह है, आपको बताना है कि खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा। कहने के द लीव्स ऑफ प्लांट, यानी कि पौधे की पत्तियां क्या वाइल्ट हो जाती है, एब हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, रोब हो जाती है, सून बहुत जल्दी क्या हो जाती है पौधे की पत्तियां? इफ दे डू नॉट गेट इनफ वाटर, अगर उनको पौधों को अगर पानी नहीं मिलता है तो उनकी पत्तियों जो है ना वो साथियों मुरझा जाती हैं। सिंपल सा सवाल है, उनकी पत्तियां भैया मुरझा जाती है, और मुरझाने को क्या कहा जाता है? विल्ट कहा जाता है। तो खाली जगह में कौन सा वर्ड आ जाएगा? विल्ट आ जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भाई, उसके बाद देखिए, कह रहे द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट बी टू कवर द नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम। अब आपको बताना है इस खाली जगह में कौन सा नंबर आए, कौन सा वर्ड आएगा, देखकर मुझे बताइए। देखिए, यहां पर साथियों द लिखा हुआ है, और यहां पर लॉन्गेस्ट आएगा नहीं, लार्जेस्ट आएगा साथियों नहीं, लेटेस्ट सॉरी आएगा नहीं, लॉन्गेस्ट आएगा लार्जेस्ट। देखिए, ये है सुपरलेटिव डिग्री लार्जेस्ट। मैं कहूंगा साथियों यहां पर लॉन्गेस्ट थोड़ी ना आएगा साथियों, लॉन्ग का मतलब अलग है, लार्ज का मतलब अलग है, तो यहां पर लार्जेस्ट आएगा, ठीक है। तो पूरा सेंटेंस आपका हो जाएगा द प्रायोरिटी फॉर द कोविड-19 वैक्सीन मस्ट टू कवर द लार्जेस्ट नंबर इन द शॉर्टेस्ट टाइम, यानी कि जो कोविड-19 के वैक्सीन है ये बड़ी संख्या में शॉर्टेस्ट टाइम में एक कवर करती है साथियों
साथियों सभी लार्जेस्ट नंबर को, पॉपुलेशन को। मैं कहूंगा राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन से वर्ड की स्पेलिंग आपको गलत लग रही है, देखकर साथियों मुझे बता दीजिए। देखिए पहला वर्ड जो लिखा हुआ है ब्लैक, ब्लैक मतलब होता है काला, बिल्कुल सही है। ब्लेड की अगर बात करते हैं, ब्लेड का मतलब साथियों कहीं ना कहीं फलक भी कहते हैं, इसको फलक भी कहते हैं। अगर ब्लेम की अगर बात करें तो ब्लेम की स्पेलिंग तो साथियों BLAME होती है, ब्लेम। और ब्लेम का मतलब क्या हो भाई, किसी के ऊपर आरोप लगाना। क्या, किसी के ऊपर आरोप लगाना। तो मैं कहूंगा किस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, ऑप्शन नंबर सी वाले वर्ड की स्पेलिंग गलत है, गलत है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स आर मोर देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। तो अब आपको बताने कि इस खाली जगह में कौन सा वर्ड आएगा, मुझे बताइए। फिल्म्स बेस्ड ऑन बुक्स, यानी कि जो बुक्स पर आधारित फिल्म्स होती है ना, ये आर मोर बेटर होती है, मोर फेवरेट होती है देन ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। ओरिजिनल स्क्रीन प्ले से ज्यादा बेटर होती है, फेवरेट होती है, पॉपुलर होती है। तो मैं कहूंगा साथियों पॉपुलर यहां पर वर्ड आएगा, क्योंकि जो फिल्म, जो बुक्स पर आधारित फिल्म्स होती है ना, वो ज्यादा पॉपुलर होती है ओरिजिनल स्क्रीन प्ले के मुकाबले में। तो मैं कहूंगा राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि वन वर्ड अब आपको बताने, यानी कि मूव विद अर्जेंट हेस्ट। तो इसकी अगर बात करें साथियों, इसका मतलब क्या होगा मुझे बता दीजिए। चलिए देखिए, मूव विद अर्जेंट हेस्ट का मतलब पता क्या होता है, तेजी से दौड़ना। इसका मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है तेजी से दौड़ना। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर अगर राइट आंसर आपका क्या होगा, क्योंकि मैं कह सकता हूं रश का मतलब भी कहीं ना कहीं यही होता है। तो मूव विद अर्जेंट हेस्ट का मतलब क्या होता है साथियों, रश होता है। राइट आंसर आपका डी हो जाता है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि सैंक्शन का आपको सिनोनिम बताना है। सैंक्शन की अगर बात करें ना, कहते नहीं भाई इसको सैंक्शन मिल चुका है, यानी कि इसको मंजूरी मिल चुकी है। तो मंजूरी की अगर बात करें, सैंक्शन हो गया, इसका सिनोनिम क्या होगा, मैं कहूंगा डिग्रेड होगा, नहीं रिवार्ड होगा, नहीं साथियों परमिट होता है। क्योंकि परमिट का मतलब भी यही होता है भाई कि उसकी आज्ञा मिल चुकी है, उसकी अनुमति मिल चुकी है। तो मंजूरी और अनुमति एक ही चीज है, यानी कि सैंक्शन का सिनोनिम क्या हो जाएगा, परमिट हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि ए स्ट्रॉन्ग बॉक्स और स्मॉल चेस्ट फॉर होल्डिंग वैल्यूएबल्स, यानी कि होल्डिंग मतलब जो रखती है, जो जरूरी चीजों को, वैल्यूएबल चीजों को, सामान को साथियों रखती है, उसको आपको बताना है साथियों उसको क्या कहा जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग बॉक्स होती है ना साथियों, उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों संदूक कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, संदूक, यानी कि कॉफर यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। कॉफर को कहते हैं भाई संदूक, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल, अच्छा यहां पर स्ट्रॉन्ग बॉक्स आ गया है, तो स्ट्रॉन्ग बॉक्स में कह सकता हूं लोहे का संदूक। क्या, लोहे का संदूक एक तरीके से आंसर आपका हो जाएगा। कॉफर आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि साथियों 4 सेगमेंट में आपका क्वेश्चन बटा हुआ है, यानी कि द चिल्ड्रन प्लेड मैरी इन द पार्क वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट ए वॉच। अब आपको बताने क्या यहां पर दिक्कत है, मुझे बताइए। चलिए, द चिल्ड्रन प्लेड मैरी इन द पार्क वाइल देयर पेरेंट्स केप्ट ए वॉच। तो यहां पर अगर साथियों बात करें ना हम लोग, यहां पर मैरी नहीं आना चाहिए साथियों, मैरी के स्थान पर यहां पर साथियों MERRILY का इस्तेमाल होना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, जहां पर मैरी लिखा हुआ है, मैरी आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अगला सवाल कह रहे कि कौन सा वर्ड आपको गलत लग रहा है, मुझे बताइए। चलिए, एब्सेंस की अगर बात करें, यहां पर बिल्कुल सही इसकी स्पेलिंग है। कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग भी साथियों बिल्कुल, कॉन्फ्रेंस में दिक्कत लग रही है भाई। कॉन्फ्रेंस की अगर स्पेलिंग की बात करें तो CONFERENCE होता है, ठीक है ना। और यहां पर क्या है, CON तो है, FE भी है साथियों, REN, लेकिन यहां पर S कर दिया गया, इसलिए दिक्कत है, ठीक है ना। तो मैं कहूंगा एक्सपेंस की भी सही है, एंट्रेंस की भी सही। एंट्रेंस मतलब क्या होता है, प्रवेश, एक तरीके से कहते हैं भाई एंट्रेंस एग्जाम में, प्रवेश परीक्षा मेरी। और एक्सपेंस की अगर बात करते हैं भाई, खर्च करना इसको कहते हैं, वे इसको कहते हैं। और एब्सेंस का मतलब क्या होता है भाई, आया नहीं, अनुपस्थित। मैं कहूंगा कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत थी, ठीक है। कॉन्फ्रेंस का मतलब पता क्या होता है, कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है सम्मेलन। तो कॉन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत थी, सही क्या थी वो भी मैंने आपको बतला दी। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बता दीजिए कि कैलस का एंटोनिम आपको बताना है साथियों क्या हो सकता है। तो कैलस की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। मम्मी, ये इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रही हूँ पेटीएम से। सुन, तू मुझे सिखा दे, कल को तेरी शादी हो गई तो मुझे साथियों क्या हो सकता है। तो कैलस की अगर बात करें, इसका मतलब क्या होता है, मुझे बताइए। चलिए, कैलस का एंटोनिम क्या कोल्ड होगा,
ठीक है, या साथियों इंसेंटिव होगा या केयरिंग होगा या हार्डन। देखिए केयरिंग का मतलब क्या होता है साथियों, कहीं ना कहीं देखभाल करने वाला, देखभाल अगर हो रही है यानी कि केयर आपकी हो रही है। और कैलस का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी देखभाल नहीं करता है या जिसको कोई दया ही नहीं आ रही है। अगर किसी पर किसी को कोई दया ही नहीं आ रही है तो उसको कहा जाता है भाई कैलस। ठीक है, तो इसका एंटोनिम जो लग रहा है वो देखभाल लग रहा है, यानी कि केयरिंग ही लग रहा है। क्योंकि कैलस का एंटोनिम कोल्ड नहीं हो सकता, इंसेंटिव नहीं हो सकता, हार्डेंड नहीं हो सकता, केयरिंग ही हो सकता है। इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहने के साथ, इफ दैट मैंगो फॉल्स, यानी कि अगर वो मैंगो गिरता है, इट हैज लैंडेड ऑन योर हेड, यानी कि आपके सर पर गिरेगा। तो हैज लैंड नहीं आना चाहिए साथियों, विल यहां पर आना चाहिए, यानी कि विल लैंड आना चाहिए, लैंडेड भी नहीं आना चाहिए। तो मैं कहूंगा दिक्कत कहां पर है, दिक्कत यहां पर है, यहां पर है। तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है करके सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, यानी कि क्रैक अप क्या है। क्रैक अप एक इडियम है और इस इडियम का मतलब आपसे पूछा जा रहा है कि आखिर क्रैक अप का मतलब क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं साथियों, हंसी निकल पड़ना। कभी कभी होती है ना कि हंसी इंसान की निकल पड़ती है, या कह सकते हैं साथियों हंसी फूट पड़ी, क्या हंसी फूट पड़ी भी कह सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया इसका मतलब होता है, लेकिन इसको इंग्लिश में इसका मतलब क्या होगा, ग्रो ओल्ड होगा नहीं, लाफ आउट लाउड होगा। मैं कहूंगा बिल्कुल साथियों लाफ आउट लाउड होगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में साथियों आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें ए पर्सन हु अरेंज एंड सेल्स कट फ्लावर, यानी कि फ्लावर को साथियों सेल करता है, उसको अरेंज करता है, उस बंदे को क्या कहा जाता है। तो उसको साथियों क्या कहा जाता है, उसको फूल वाला कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको फूल वाला कहा जाता है। और उसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, उसको फ्लोरिस्ट कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा कि आंसर आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है करके एंटोनिम्स बता दीजिए इरेज का। तो इरेज का मतलब क्या होता है, देखिए इरेज का मतलब क्या होता है भाई, मिटाना होता है, मिटाना होता है। तो मैं कहूंगा साथियों क्रिएट क्या हो जाएगा, क्रिएट मतलब क्या होता है, किसी चीज को बनाना, और बनाने का क्या हो जाएगा, उल्टा मिटाना हो जाएगा। यानी कि इरेज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है कह रहे कि इटरनल, क्या साथियों इटरनल का आपको सिनोनिम बताना है, मुझे बताइए। तो अगर बात करते हैं साथियों इटरनल की अगर बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, जिसका अंत ना हो, यानी कि इसको अनंत कहा जाएगा। अब इसका सिनोनिम आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि साथियों ओवर लास्टिंग का मतलब क्या होता है, ओवर लास्टिंग का मतलब भी यही होता है, लगभग लगभग अनंत। तो मैं कहूंगा कि इटरनल का सिनोनिम क्या हो जाएगा साथियों, एवर लास्टिंग हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपसे पूछा जा रहा है, कह रहे कि एक कंडीशन इन विच वन इज अनेबल टू स्लीप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि एक ऐसा बंदा है, एक कंडीशन इन विच, यानी कि एक बंदा ऐसी कंडीशन में है जो अयोग्य है सोने में, यानी कि जिसको नींद नहीं आती है, जो सोने में अयोग्य है, उसको साथियों क्या कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है कि जब भाई सोने का समय है तो उसको नींद ना आए, ये बीमारी साथियों क्या कहलाई जाती है, ठीक अनिद्रा रोग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अनिद्रा रोग इसको कहा जाता है। तो मैं कहूंगा इसको इंसोम्निया कहा जाता है। इसलिए राइट आंसर जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि एबिलिटी टू सी व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर। तो यहां पर अगर साथियों हम बात करते हैं कि आपका राइट आंसर यहां पर किस ऑप्शन के साथ जाएगा, देखिए और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर आखिर किस ऑप्शन के साथ है, बताइए। देखिए एबिलिटी टू सी यानी कि एक योग्यता उसके पास है देखने की, व्हाट माइट हैपन इन द फ्यूचर यानी कि दूर की चीजों को, आगे की चीजों को देखने की जिसके पास साथियों काबिलियत होती है, उसको दूरदर्शिता कहा जाता है। फ्यूचर को साथियों तो उसको क्या कहा जाता है, दूरदर्शिता कहा जाता है। मैं कहूंगा इसको इंग्लिश में क्या कहा जाएगा, तो इसको साथियों फॉरसाइट कहा जाएगा। तो फॉरसाइट कहा जाएगा, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए और बताइए कि रिलायबल का सिनोनिम क्या होगा। क्या रिलायबल का साथियों सिनोनिम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। तो रिलायबल का मतलब क्या होता है साथियों, इसका मतलब होता है भरोसेमंद। क्या
इसका साथियों सिनोनिम क्या होता है? भरोसेमंद होता है। तो मैं कहूंगा क्या सुइटेबल का मतलब भी भरोसेमंद होता है? मैं कहूंगा नहीं। क्या डिपेंडेबल का मतलब भरोसेमंद होता है? मैं कहूंगा बिल्कुल, क्योंकि रिलायबल का मतलब भी भरोसेमंद और साथियों डिपेंडेबल का मतलब भी भरोसेमंद। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने कि कैंडिड का आपको बताना है एंटोनिम क्या होगा साथियों। तो कैंडिड का मतलब पता क्या होता है साथियों? देखिए कैंडिड का मतलब होता है कि भैया एक ऐसा बंदा जो किसी की तरफ से ना हो, यानी कि जो न्याय हो वो उसकी तरफ से बोले, ऐसा नहीं साथियों किसी एक विशेष पक्ष में वो बोले। तो मैं कहूंगा इसका एंटोनिम्स क्या होगा साथियों? मैं कह सकता हूं साथियों बाइज्ड हो जाएगा। तो बाइज्ड का असल में क्या होता है साथियों? पक्षपात। कहते नहीं भाई पक्षपात, ये तो एक ही पक्ष की तरफ से, लेकिन कैंडिड का मतलब इसका बिल्कुल अपोजिट है। तो मैं कहूंगा कैंडिड का एंटोनिम क्या हो जाएगा? बाइज्ड हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि क्यूट का सिनोनिम क्या होगा मुझे बताइए। तो क्यूट का सिनोनिम क्या होगा? चार्मिंग, फैमिलियर, स्किल्ड या साथियों इग्नोरेंट। मैं कहूंगा साथियों चार्मिंग होगा। राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे हैं कि साथियों एंटोनिम का एंटोनिम आपको बताना है किसका साथियों? बेनाइन का। तो जब हम बात करते हैं साथियों कि बेनाइन का आखिर मतलब क्या होता है? BENIGN का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है साथियों देखिए अगर कोई चीज हानिकारक नहीं है, ठीक है ना, इस कोई चीज हानिकारक नहीं है तो उसको क्या कहा जाता है? अहानिकारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? अहानिकारक कहा जाता है। तो मैं कह सकता हूं इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हानिकारक हो जाएगा। यानी कि ठीक है हानिकारक हो जाए, यानी कि बेनाइन का मतलब होता है अहानिकारक, लेकिन हानिकारक की इंग्लिश यहां पर साथियों क्या होगी? मैलिगेंट होगी। तो मैं कहूंगा साथियों मैलिग्नेंट आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि हिट द सेक, इस इडियम का मतलब आपसे यहां पर पूछा जा रहा है कि हिट द सेक का मतलब क्या होगा मुझे बताइए। चलिए देखिए कहते नहीं भाई हिट द सेक यानी कि मैं सोने जा रहा हूं। मैं कहां पर जा रहा हूं? मैं सोने जा रहा हूं। तो सोने जाने को एक तरीके से कहते हैं हिट द सेक। तो मैं कहूंगा फूल समवन इसका मतलब होगा नहीं। गो टू बेड, बिल्कुल साथियों बेड पर इंसान क्यों जाएगा? सोने जाएगा। तो हिट द सेक का मतलब क्या हो जाएगा? गो टू बेड हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 सेगमेंट में यहां पर साथियों बटा है, देखकर मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर साथियों आखिर यहां पर क्या होगा। साथियों अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर साथियों नए हैं तो चैनल को भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। अब यहां पर अगर बात करें, कह रहे कि वी आर ऑल फैमिलियर टू ए यूज ऑफ फिंगरप्रिंट्स इन सॉल्विंग क्राइम्स। तो आपको बताने कि यहां पर साथियों क्या मिस्टेक है। देखिए फैमिलियर टू लिखा हुआ ना, फैमिलियर विद आएगा, फैमिलियर टू नहीं आएगा साथियों विद आएगा। तो दिक्कत कहां पर है साथियों? यहां पर है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गलत स्पेलिंग अब आपको बताना है, कौन से वर्ड की स्पेलिंग गलत है मुझे बताइए। चलिए देखिए यहां पर अगर बात करें, ठीक है ना, अगर बात करते हैं साथियों पॉपर की अगर बात करें, इसका मतलब होता है दरिद्र। क्या मतलब होता है भाई? इसका मतलब हो जाएगा दरिद्र। ऑसम का मतलब कहते हैं अरे भाई बहुत ऑसम, ये तो बहुत ऑसम यानी कि बहुत बढ़िया है, ठीक है। मिसचीफ की अगर बात करते हैं तो ये भी साथियों इसकी भी स्पेलिंग सही है, मिसचीफ की भी यहाँ पर स्पेलिंग सही आपको लग रही है। मिसचीफ का मतलब साथियों नुकसान वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर साथियों बफेट की स्पेलिंग गलत, यहाँ पर डबल टी है ना, यहाँ पर सिंगल टी आएगा। तो मैं कहूंगा साथियों मैं कहूंगा साथियों बफेट की स्पेलिंग गलत है तो यही आपका राइट आंसर है। राइट स्पेलिंग क्या होगी ये भी मैंने आपको बताया। और जहां पर साथियों एक तरीके से जो आहार कक्ष कहते हैं भाई, आहार कक्ष, इसकी इंग्लिश आपकी हो जाएगी। चलिए